जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है 3। चैप्टर 3 किस चीज़ से रिलेट करता है? इसका टाइटल है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस हमने इससे पहले चैप्टर 1 में स्टडी किया था 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और उस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर 2, 3 और 4, इनमें हम इन्हीं एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसा ही है। और फिर आपने देखा कि हमने चैप्टर 2 में उनमें से एक एलिमेंट 3 पार्टी रिलेशनशिप, इसको डिटेल में स्टडी किया। चैप्टर 2 में हमने क्या सीखा था? उसमें कुछ और कंसेप्ट भी थे। मेन कंसेप्ट क्या थे? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सीखा था। 3 पार्टी रिलेशनशिप। इसी तरह फिर हमने चैप्टर 2 में ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन की थी। सूटेबल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन की थी। सब्जेक्ट मैटर में हमने ये स्टडी किया था कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ शामिल है। क्राइटेरिया में हमने ये सीखा था कि क्राइटेरिया कितनी किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, याद है? वो हमने फ्रेमवर्क की टाइप्स पढ़ी, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, और फिर उसके बाद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये डिफरेंट टाइप्स थे। तो ये हमने कंसेप्ट सीखे थे चैप्टर 2 में। अब हम आ गए चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हम जिस एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिटेल में स्टडी करने लगे हैं वो एलिमेंट है एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इसमें हम डिस्कशन ये करेंगे कि एविडेंस होता क्या है। अभी तक हमने क्या सीखा हुआ एविडेंस के बारे में कि ये हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है। किस पर्पस के लिए? ताकि वो रिपोर्ट दे सके, रिपोर्ट में कंक्लूजन जो देना है उसके ऊपर पहुंच सके। यानी एविडेंस सपोर्ट करेगा, साबित करेगा उसके उस कंक्लूजन को जो उसने रिपोर्ट में देना है। एविडेंस क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है किस फैसले तक पहुंचने के लिए कि उसने रिपोर्ट में क्या कंक्लूजन देना है। क्या रिपोर्ट में उसने ये लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, या कि ये लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं। अगर रिपोर्ट में ये लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, तो इसके लिए भी उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। और अगर रिपोर्ट में ये लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। एग्री करते हैं इस बात पे? तो वो जो एविडेंस के बारे में डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरा चैप्टर ही ये ऑडिट एविडेंस से रिलेट करता है। तो एविडेंस की नेचर आपको समझ लगी कि क्या है? एविडेंस क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करेगा किस पर्पस के लिए? हाँ, ये कंक्लूजन ड्रा करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या गलत। और इसमें ज़हन में रखिएगा, ऑडिटर जो भी कहेगा उसके लिए उसके पास कंक्लूजन, उसके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर ऑडिटर कंक्लूजन में ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, इसके लिए भी एविडेंस होना चाहिए। और अगर ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसके लिए भी एविडेंस होना चाहिए। एग्रीड? ये चीज समझ आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। जब ऑडिटर के पास एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस हमें पता चल गया वो हर वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करेगा कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। जैसे फर्ज कीजिए अगर ऑडिटर इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन कर रहा है, उसने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए जो भी प्लान किए हुए थे, और किसी में उसे कोई भी गलती नजर नहीं आई, वो छोटी मोटी कोई गलती होगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर नहीं आई, तो ये जो वो उसने सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और इसका रिकॉर्ड है, सारे प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड, ये क्या कहलाता है? एविडेंस। और ऑडिटर अब किस कंक्लूजन पे पहुंचेगा इस एविडेंस की बेस पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या उनमें कुछ गड़बड़ है? ठीक है। अच्छा, अगर ऑडिटर इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन करता है, उससे पता चलता है कि कुछ स्टॉक ऐसा है जो खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे एनआरवी पे राइट डाउन करने के बजाय कॉस्ट पे ही रखा है, तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है? और अगर इस मिस स्टेटमेंट की अमाउंट मटीरियल है,
तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, गलत है। तो इसके सबूत के तौर पे उसके पास क्या होगा, एविडेंस के तौर पे क्या होगा, वो प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किए हैं उनका रिकॉर्ड, जिसमें उसने कुछ कैलकुलेशन की होगी कि देखिए ये इन्वेंट्री है, इसकी कॉस्ट ये है और इसकी एनआरवी ये है और इतना डिफरेंस है जो मिस स्टेटमेंट है। तो ये जो उसने कैलकुलेशन की होगी ये क्या है, ये एविडेंस है। ठीक है जी। तो एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन करना है। यहां तक क्लियर, एविडेंस का कंसेप्ट समझ आ गया। जो भी रिपोर्ट देनी है ज़बानी कलामी नहीं देनी, कुछ ना कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है। अच्छा, जो एविडेंस कलेक्ट करना है क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इसके दो फीचर्स होने चाहिए खास तौर पे। नंबर 1, इसको सफिशिएंट होना चाहिए। नंबर 2, इसको एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एविडेंस को क्या क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए और एविडेंस को क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब ये सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है ये सुनिए। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस रिलेट्स टू क्वालिटी ऑफ एविडेंस। वे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुन लें। फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि हमारी क्लास है, इसका मुकाबला हुआ साथ वाली क्लास के साथ वो रस्सा खींचने का। कभी देखा आपने वो रस्सा खींचना होता जो? तो अगर एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ मुकाबला है, हमने अगर इस मुकाबले को जीतना है तो हमारे पास या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने चाहिए, स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो ज्यादा, वैसे तो उस मुकाबले में तौर पे बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने अगर इस मुकाबले को जीतना है, क्या होना चाहिए, नंबर 1 तादाद ज्यादा होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। नंबर 2 क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स तगड़े होने चाहिए, शाबाश, सेहतमंद होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए, फिर हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। या तो तादाद ज्यादा हो या ताकत ज्यादा हो, फिर हम इस मुकाबले को जीत सकते हैं। उसी तरह ये जो ऑडिट का समझ मुकाबला है ना, जो हम तब जीतते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आ जाता है। ठीक है, तो एविडेंस में एविडेंस का सफिशिएंट होना भी जरूरी है, एविडेंस का एप्रोप्रिएट होना भी जरूरी है। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एविडेंस की तादाद कितनी है, एविडेंस की तादाद कितनी है। और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितने हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ठीक है, तो एविडेंस जब हमने हासिल करना है तो सम टाइम ऐसा होगा कि हमारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे, कुछ एविडेंस वीक होंगे। हमने कौन से एविडेंस सेलेक्ट करने हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए, ये पहले सफिशिएंसी की एग्जांपल, हम एक क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए गए, उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी 1000। हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, ये तो ऑडिट का असूल है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करनी, ये ऑडिट का असूल है, ऐसा ही है। ओके, सैंपल पे काम करेंगे, लेकिन सैंपल कितना होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया हुआ कि हमेशा 70% होगा, हमेशा 60% होगा, हमेशा 50, 40, 30, 20 कितना होगा, ये नहीं बता। ये बताया हुआ है कि 100% से कम सैंपल होगा, और फिर क्या कहा कि सैंपल साइज कितना होगा ये आपने हालातों वाकयात का जायजा लेके फिर डिसाइड करना है, जो हम सीखेंगे भी। अब अगर फर्ज कीजिए 1000 ट्रांजैक्शन है सेल की, 1000 की 1000 तो वेरीफाई नहीं करनी, क्या मैं 5 ट्रांजैक्शन को चेक करके उनमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर नहीं आती तो ये कह दूं कि सेल्स ठीक है? क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओवर जनरलाइजेशन हो गई है। और आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ,
क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है भाई, टोटल 1000 ट्रांजैक्शन है, सारी नहीं चेक करनी, चलो ना करो, कोई 1000 में से 200 300 400 तो चेक करो। ये क्या कि 2 4 5 6 चेक करके आप कह रहे हैं कि सेल्स बिल्कुल ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट सैंपल साइज है इंटायर पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए? वो नहीं है। तो इसीलिए पहला सोल के एविडेंस कलेक्ट करने का कि वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। अब और दूसरा सोल क्या है, क्वालिटी। पहला रूल जो है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला फीचर किससे रिलेट करता है, क्वांटिटी से, और दूसरा किससे रिलेट करता है, क्वालिटी से। अब क्वालिटी की एग्जांपल सुनिए। फर्ज कीजिए मैंने मैनेजमेंट से पूछा, सर आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? उन्होंने बताया सर 10 लाख। एक ये प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरा तरीका, मैंने रिटर्न फॉर्म में बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और उनसे पूछा, सर हमारे क्लाइंट ने आपके पास कितना बैलेंस मेंटेन किया हुआ है? उन्होंने कहा 10 लाख। दो डिफरेंट प्रोसीजर है ये दोनों, मकसद इनका एक ही है, क्या, बैलेंस, बैंक बैलेंस की अमाउंट कंफर्म करना, लेकिन ये दोनों प्रोसीजर डिफरेंट है। एक को हम कहते हैं इंक्वायरी, जिसमें हमने मैनेजमेंट से सवाल पूछा बताइए कितना बैलेंस है, और दूसरे को हम कहते हैं कंफर्मेशन, जिसमें हम बैंक से कहते हैं डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म में हमें बताए कि हमारे क्लाइंट का उसके पास कितना बैलेंस है। कि है दोनों ही एक एक प्रोसीजर, सफिशिएंसी के लिहाज से देखें तो दोनों इक्वल है, वो भी एक वो भी एक। क्या आपको दोनों प्रोसीजर इक्वली स्ट्रांग लगते हैं कि दोनों की स्ट्रेंथ में फर्क है? कौन सा प्रोसीजर ज्यादा स्ट्रांग है? बैंक वाला, बैंक वाला। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तो हमसे झूठ भी बोल सकती है, वो जो आउटसाइड थर्ड पार्टी है वो तो अमूमी तौर पे झूठ नहीं बोलेगी ना हमारे साथ, तो इसीलिए उसका जो एविडेंस है वो हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को मीट कर रहा है, सफिशिएंसी को या एप्रोप्रिएटनेस को? एप्रोप्रिएटनेस को। तो मुझे बताइए, वैसे तो क्या हमारे एविडेंस में दोनों फीचर्स होना जरूरी है कि कोई एक फीचर हो तो काफी है? दोनों फीचर होना जरूरी है। अगर आपने जीतना है इसको, इस रीजनेबल एश्योरेंस की गेम को, तो आपने जो एविडेंस कलेक्ट करना है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। यहां तक एग्री करते हैं? फिर से बताइए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? रिपोर्ट देना। रिपोर्ट में जो कुछ भी आपने लिखना है, चाहे सही बात लिखे, सही बातें लिखे या गड़बड़ वाली बातें लिख रहे हो, जो भी लिखना है, क्या उसका सबूत आपके पास होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वो सबूत कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ब्रीफली तो हमने समझ लिया सफिशिएंसी का मतलब क्या है। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस क्या है? एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अब हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना एविडेंस सफिशिएंट है कितना नहीं, और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एविडेंस एप्रोप्रिएट है और कौन सा नहीं। बेसिक कंसेप्ट या डेफिनेशन तो हमने सीख ली सफिशिएंट और एप्रोप्रिएटनेस की। अब इसके फैक्टर्स सीखने जा रहे हैं कि कब कितना एविडेंस सफिशिएंट होगा और कब कौन सा एविडेंस एप्रोप्रिएट होगा। एप्रोप्रिएट, ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइए मेरे भाई, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने अगर फर्ज कीजिए कि बिजनेस लॉ का पेपर देना है, क्या उसके लिए हर रोज 10 मिनट पढ़ना काफी है? काफी नहीं है। 10 मिनट का एविडेंस डेली हासिल करे सफिशिएंट नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए, ओके। और अगर कोई 1.5 से 2 घंटा पढ़े, आप 1.5 घंटा फर्ज करें डेली पढ़े घर जाके, ये सफिशिएंट है? ये बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है।
अच्छा, ऑडिट का सब्जेक्ट या FR2 का सब्जेक्ट या कॉस्ट काउंटिंग का सब्जेक्ट जो कैफ लेवल में निस्बतन ज्यादा मुश्किल समझे जाते हैं, निस्बतन, क्या इसको आप अगर सिर्फ 1.5 घंटा पढ़े, अमूमी तौर पे एवरेज स्टूडेंट को सामने रख के बात कर रहा हूं, तो आपके ख्याल में क्या सफिशिएंट है, या इनमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? 1.5 घंटा की बजाय डेली 2 या हो सकता है 2.5 घंटे पढ़ना पड़े, ऐसा ही है। अब इस केस में जो सफिशिएंट एविडेंस है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। तो हमने हर एरिया पे एविडेंस ऑब्टेन करना है, ये तो लिखी बड़ी बात है, लेकिन हर एरिया में एविडेंस डिफरेंट नेचर का होगा, डिफरेंट क्वांटिटी का होगा। किसी एरिया में कम एविडेंस सफिशिएंट होगा, किसी एरिया में ज्यादा एविडेंस सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कब कितना एविडेंस सफिशिएंट है। ये तो पता चल गया एविडेंस को सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। भाई सफिशिएंट एविडेंस कब होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हमें अब उसने कुछ असूल बताए। जैसे हमारी जिंदगी बड़ी आसान होती है, हम ये कंसेप्ट पढ़ते ही ना, अगर स्टैंडर्ड में ये लिखा होता ऑडिटर ने हमेशा 60% ट्रांजैक्शन को चेक करना है, ऑडिटर ने हमेशा 70% फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन को चेक करना है, ये अगर लाइन कहीं लिखी होती ना, हमें ये सफिशिएंट वाला कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हमें सिंपल रूल पता चल गया, 60% विल बी सफिशिएंट, 70% विल बी सफिशिएंट। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा आपने देखा ना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सफिशिएंसी डिफरेंट है, उसी तरह एरिया टू एरिया कितना एविडेंस सफिशिएंट होगा ये डिफरेंट है। स्टैंडर्ड ने हमें रूल्स बताए हैं जिनको सामने रखते हुए डिसाइड करेंगे कि कब कम एविडेंस सफिशिएंट होगा, कब ज्यादा एविडेंस सफिशिएंट होगा, लेकिन उसने क्वांटिफिकेशन नहीं बताई। तो आइए वन बाय वन रूल्स को स्टडी करते हैं। एविडेंस का सफिशिएंट होना भी जरूरी है और एप्रोप्रिएट होना भी जरूरी है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि एविडेंस कब सफिशिएंट होगा, कैसे पता चलेगा, सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर रिस्क। क्या सिखा रहा है आपको, जब किसी एरिया में लाइन आइटम को वेरीफाई कर रहे हैं उसमें रिस्क ज्यादा है, तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट, मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। इसका मतलब है हाई रिस्क तो हाई एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड, हाई एविडेंस विल बी सफिशिएंट। डन जी, ओके। दूसरा फैक्टर मटेरियलिटी एंड कंप्लेक्सिटी। जो एरिया जितना ज्यादा कंप्लेक्स है, जितना ज्यादा मटेरियल का मतलब होता है मेजर, जो एरिया जितना मेजर है यानी जितनी उसकी अमाउंट ज्यादा है, या जितना कंप्लेक्स है, मुश्किल है, जैसे कुछ एरियाज मुश्किल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल रिपेयर एक्सपेंस का एरिया निस्बतन आसान है, उसमें कंप्लेक्सिटी नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एरिया वेरीफाई करना, इंपेयरमेंट लॉस का एरिया वेरीफाई करना निस्बतन मुश्किल है, उसमें कंप्लेक्सिटी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह सेल्स का एरिया, इसकी मटीरियलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा मेजर है। अदर इनकम का एरिया, इसकी मटीरियलिटी कम है। तो बताइए, अगर किसी एरिया की मटीरियलिटी ज्यादा होगी या वो कम्प्लेक्स होगा, मटीरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस एविडेंस, मोर एविडेंस। उस एरिया में आपने ज्यादा एविडेंस हासिल करना है। और जिसमें अमाउंट कम है या वो सिंपल है, उसमें क्या करना है, कम एविडेंस विल बी सफिशिएंट। या आपको ये बता रहा है कि आप इन रूल्स को सामने रखते हुए डिसाइड करेंगे किस एरिया में काम कम करना है और किस एरिया में काम ज्यादा करना है। ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह आपके 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट पे आप एक बराबर टाइम नहीं देते, किसी पे तैयारी हर सब्जेक्ट की होगी, लेकिन किसी सब्जेक्ट के ऊपर टाइम कम देंगे,
किसी के ऊपर ज्यादा देंगे। अब मैं आपसे पूछूं वो कैसे डिसाइड करते हैं, आप किन फैक्टर्स की बेस पे, क्या टास्क करके डिसाइड करते हैं? क्या आप खुद से ही डिसाइड कर आज मेरा अकाउंटिंग पढ़ने को दिल कर रहा है, सारा का सारा टाइम काउंट, ऐसे नहीं। किन फैक्टर्स में आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल है, किसका सिलेबस लेंथी है, ठीक है, इन फैक्टर्स की बेस पर डिसाइड करेंगे ना कि कम काम करना है कि ज्यादा सब्जेक्ट में। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी एरियाज है उनमें भी हमने हर एरिया में प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये पक्का है, लेकिन कुछ एरियाज में प्रोसीजर कम परफॉर्म करते हैं, कुछ में ज्यादा, किस में कम और किस में ज्यादा, ये फैसला करने के लिए उसने हमें फैक्टर्स दिए हैं। अगला फैक्टर क्या है? ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर ऑडिटर का नॉलेज ऑलरेडी है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी, जैसे फर्ज कीजिए किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस अटेम्प्ट में एक सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस अटेम्प्ट में बताइए कम टाइम काफी है कि ज्यादा टाइम देना पड़ेगा? कम टाइम भी काफी, क्योंकि बहुत सा नॉलेज जो रिक्वायर्ड है वो प्रीवियस अटेम्प्ट में वो सीख चुका होगा। उसी तरह अगर ऑडिटर ने, एक ऑडिटर वो है जिसने पिछली दफा ऑडिट किया था इस क्लाइंट का, एक ऑडिटर वो होगा जो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है। अगर ऑडिटर के पास प्रायर नॉलेज नहीं है उस कंपनी का, उसने पहले से कभी ऑडिट नहीं किया हुआ, तो बताइए उससे मोर एविडेंस रिक्वायर्ड होगा या लेस एविडेंस? मोर एविडेंस। और अगर ऑलरेडी उसने ऑडिट किया, पिछले साल भी उसने ऑडिट किया है, इस साल दोबारा ऑडिट करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उसने ऑलरेडी ऑब्टेन की होगी। फिर क्वालिटी ऑफ एविडेंस, क्वालिटी ऑफ एविडेंस ये इससे रिलेट करता है इनडायरेक्टली। क्या बता रहा है? अगर एविडेंस अच्छी क्वालिटी को होगा तो मोर एविडेंस रिक्वायर्ड होगा कि लेस एविडेंस से भी काम चलेगा? लेस एविडेंस से भी चलेगा, ठीक है, अगर गुड क्वालिटी। और इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो ज्यादा एविडेंस चाहिए होगा कि कम से भी काम चल जाए? कम से। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग तो इसका मतलब रिस्क कम, रिस्क कम तो हमें एविडेंस भी कम चाहिए, कम प्रोसीजर करना। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा ज्यादा। ये फैक्टर समझ आ गए? इन फैक्टर्स का सफिशिएंसी के साथ ताल्लुक समझ आ गया? किस केस में हमने ज्यादा काम करना है, किस केस में कम काम करना है, समझ आ गया? सफिशिएंसी का मतलब यही है ना, कम काम करना है कि ज्यादा काम करना है। अगर तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाए तो गुड। फर्ज कीजिए किसी वजह, ये एक ना एडिशनल या यूं समझ लीजिए बोनस कंसेप्ट है, ये आपकी केस स्टडी में आपके काम आएगा। इसको याद नहीं करना, इस कंसेप्ट को समझना है कि फर्ज कीजिए मैंने फैसला किया था सेल्स में मुझे तकरीबन लगभग 200 आइटम्स को चेक करना है। मैंने क्लाइंट को कहा भैया ये लिस्ट है, मुझे आप ये ट्रांजैक्शन निकाल दीजिए, मैं इनकी वेरिफिकेशन करूंगा। क्लाइंट ने 200 में से 190 ट्रांजैक्शंस मुझे ला दी, 10 ट्रांजैक्शंस नहीं ला के दी। उन्होंने कहा सर वो गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही, और ये मसला हो गया। फर्ज कीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो एविडेंस ऑब्टेन करना है, कुछ एविडेंस उसमें से आपको किसी वजह से ना मिले। किस वजह से नहीं मिलता? ये बाजुकात मैनेजमेंट का कसूर होता है, बाजुकात हालात का कसूर होता है। इसकी डिटेल एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। फिलहाल से इतना ज़हन में रखें, अगर हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल सका, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल सका, अब क्या करना चाहिए? क्या हमें यह कह देना चाहिए अगर मैं सेल्स को पूरे तरीके से सही चेक नहीं कर सका, पूरे तरीके सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, क्या मुझे यह कह देना चाहिए कि सेल्स ठीक है? नहीं कहना चाहिए। क्यों? पूरा एविडेंस नहीं है। आधे अधूरे एविडेंस की बेस पे थोड़ी कह सकते हैं कि सेल ठीक है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि सेल्स ठीक है। एग्रीड? क्या ये कहना चाहिए कि सेल्स गलत है? ये भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? उसका भी एविडेंस नहीं है। शाबाश शाबाश, उसका भी एविडेंस नहीं। फिर क्या कहना चाहिए? फिर क्या? ये आपको बता रहा है, कह रहे पहले तो आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें, क्या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, सर एविडेंस आप हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपकी मेहरबानी एविडेंस दे दें।
अगर नहीं मानते तो फिर 2-4 वीक गवर्नेंस के साथ डिस्कस करें, उनके सीनियर के साथ, डायरेक्टर के साथ। नहीं तो फिर आपने कोई फर्दर प्रोसीजर, कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर, कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके कोशिश करनी है कि वो एविडेंस मिल जाए। इसमें हम एविडेंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। इस पॉइंट में एविडेंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर किसी भी तरीके से एविडेंस नहीं मिलता फिर क्या करें हम? फिर हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? ये नहीं लिखेंगे फाइनेंस के ये सेल्स ठीक है, नहीं ये नहीं लिखेंगे। ये भी नहीं लिखेंगे कि सेल्स गलत है। अजीब बात, क्या लिखेंगे? हम सेल्स को का एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है। बाज़ औक़ात ऐसा भी ओपिनियन देना पड़ता है कि ना हम कह सकते हैं कि ये ठीक है चीज, ना कह सकते हैं कि गलत है चीज। ठीक है, आई कैप को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात किसी स्टूडेंट ने फॉर्म जमा करवाया, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन भिजवाया और पास हो गया, पेपर दिया, पास हो गया, तो आई कैप कौन सा ओपिनियन देगा? कंक्लूजन अनमोडिफाइड कि ठीक है बच्चा, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर एडमिशन फॉर्म भिजवाया, पेपर दिया और फेल हो गया, आई कैप क्या कहेगा? मॉडिफाई कि ठीक नहीं है, फेल हो गया, ठीक नहीं है। पास हो गया, आई कैप क्या कहेगा? ओके। फेल हो गया, आई कैप कहेगा ठीक नहीं है। अगर बच्चे ने फॉर्म जमा करवाया और पेपर देने नहीं गया किसी वजह से, क्या आई कैप ये कहेगा पास है? नहीं। क्या ये कहेगा फेल है? नोट करें, ये भी नहीं कहेगा। मतलब स्टेटस इक्विवेलेंट टू फेल ही होता है। लेकिन आई कैप ये नहीं कहता। आई कैप क्या कहता है? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या? आई कैप कहता है मुझे नहीं पता कि ये पास होने वाला है कि फेल होने वाला है। ये कोई मेरे पास आता, पेपर देता, मेरे पास एविडेंस होता तो फिर मैं बताता। समझ रहे हैं? ये डिफरेंट एंगल है, ये डिफरेंट एंगल है। तो अगर हमें एविडेंस मिले, सब कुछ ठीक हो, तो इसमें रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? सब कुछ ठीक। एविडेंस मिले और कुछ गलत हो, रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? गलत है। और अगर एविडेंस ही ना मिले तो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हमें नहीं पता। हम ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे? हमें नहीं पता इसमें, क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिल सका। ये ध्यान में रखे, एविडेंस मिले और गलत साबित हो जाए ये और चीज है, और एविडेंस ही ना मिले ये और चीज है। तो अगर एविडेंस मिला और कोई गलती साबित हो गई, उस पे भी मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं। और अगर हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिला, उस पे भी मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। रिपोर्ट में दोनों के अल्फाज डिफरेंट होते हैं। ये बात पिक कर रहे हैं? तो फिर से मुझे बताइए, अगर हमने ये सारे सफिशिएंट एविडेंस हासिल करने की कोशिश की, हमें नहीं मिल सका सफिशिएंट एविडेंस, क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो। खुद नहीं, खुद हासिल करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं, हर तरह से फेल हो गए, फिर क्या करो? मॉडिफाई। डन? ये समझ आ गया सफिशिएंट एविडेंस? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस। एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। कि एविडेंस कैसा होना चाहिए? एविडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस किस में डिपेंड करती है? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। यानी कोई एविडेंस कब एप्रोप्रिएट होगा? जब वो रेलिवेंट भी होगा, जब वो रिलायबल भी होगा। अब ये जरा रेलिवेंट फैक्टर तो याद कर लेंगे, कंसेप्ट पहले समझ लें। रेलिवेंट का मतलब क्या है और रिलायबल का मतलब क्या है? एविडेंस रेलिवेंट भी होना चाहिए और रिलायबल।
फर्ज कीजिए सुबह आपका पेपर है, रात को बैठ के आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, सुबह पेपर है R2 का, और सारी रात आप 1 मिनट के लिए नहीं सोए और टेक्स्ट को पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, ठीक है। सफिशिएंसी बेहतरीन, जो आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है? बिल्कुल है। क्या वो एप्रोप्रिएट है? एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? रेलिवेंट ही नहीं है। रेलिवेंट का मतलब क्या है? जो आपका मकसद है और जो आपका प्रोसीजर है, दोनों में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। इसमें मकसद है आपका अकाउंटिंग का पेपर पास करना फॉर एग्जांपल, लेकिन जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? वो तो टैक्स का है। इसका मतलब है सिर्फ, हालांकि आप सारी रात 1 मिनट के लिए नहीं सोए, लेकिन क्या आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया? सफिशिएंट तो शायद हो गया, एप्रोप्रिएटनेस नहीं है, और एप्रोप्रिएटनेस नहीं है तो ऐसे सफिशिएंट का फायदा भी कोई नहीं। एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? रेलिवेंट, आपका प्रोसीजर आपके मकसद के साथ रेलिवेंट नहीं है, ठीक। अब बच्चा हो सीए का पेपर बीए से मुश्किल होता है, उसका एक दोस्त है बीए का, बीए वाला तो फर्ज की बीए, वैसे कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि वो डाउनग्रेडेड क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं कह रहा। अगर अच्छे तरीके से पढ़ा हो ना, अच्छे तरीके से, तो मैट्रिक की बुक्स में भी बड़ी कमाल की चीजें हैं जो प्रैक्टिस में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो समझने वाली ना हम उधर मैट्रिक में समझाते हैं ना किसी और जगह, बीए में ना सीए में समझाते हैं, बस जो किताबों में लिखा हुआ याद करा दे काफी। बहरहाल तो फर्ज कीजिए बीए वाला बच्चा इजी लाइफ, वो सोशल मीडिया भी यूज कर रहा है, वो मोबाइल भी यूज कर रहा है, सीए का बच्चा भी उसको देखा देखी यही कर रहा है। अब देखिए क्या उसका मकसद क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर रहा है? सोशल मीडिया है, मोबाइल। क्या प्रोसीजर और मकसद दोनों के दरमियान में लॉजिकल कनेक्शन है? नहीं है। मकसद कुछ और है, प्रोसीजर कुछ और है, रेलिवेंट नहीं है। क्या मकसद पूरा हो पाएगा? नहीं, मुश्किल है। तो आपको सिखा क्या रहा है? कह रहा है जो भी प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है वो आपके मकसद के साथ रेलिवेंट हो। देयर मस्ट बी लॉजिकल कनेक्शन। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन पर्पस एंड प्रोसीजर, बिटवीन पर्पस एंड प्रोसीजर। पर्पस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं असर्शन। पर्पस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? असर्शन, ठीक है जी। अब रेलिवेंट प्रोसीजर की एग्जांपल सुनिए। क्या हमने अपने एरियाज में यह देखना होता है कि सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, कि यह भी देखना है कहीं अंडरस्टेटेड तो नहीं? दोनों ही पर्पस है हमारे। अच्छा अब जरा देखिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मैं चेक कर रहा हूं ओवर स्टेटमेंट, मेरा मकसद क्या है? असर्शन क्या वेरीफाई करने जा रहा हूं? सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, इसका मतलब क्या है? फेक सेल रिकॉर्ड तो नहीं हुई। तो बताइए मुझे सेल्स की ट्रांजैक्शन को ही चेक करना है। किसको? क्या वो जो टी काउंट में रिकॉर्ड हो गई हैं मैं उनमें से ढूंढूं, या कि जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं? जैसे सेल की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो आपको पता है वो कैसे होती है? कंप्लीट रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं बाकी की स्टेप्स को इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ 2 रेलिवेंट स्टेप आपके सामने रख रहा हूं। एक गुड्स डिस्पैच नोट बनती है पहले, फिर उसके बाद उसकी इनवॉइस रिकॉर्ड होती है टी अकाउंट में। पहले बनी गुड डिस्पैच नोट, फिर रिकॉर्ड हुई टी अकाउंट में। ऐसा ही होता है ना, यही 2 मेजर स्टेप है। क्या क्या स्टेप है सेल्स में? पहले गुड डिस्पैच नोट बना, फिर उसके बाद टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ। अगर मैं देखना चाहूं, ये जरा ट्रिकी पॉइंट है, अटेंटिव रहिएगा, ट्रिकी पॉइंट है।
अगर मैं ये देखना चाहता हूं कहीं सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, मकसद क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक सेल रिकॉर्ड कर दिया। फेक सेल कौन सी होती है भला? जिसका गुड डिस्पैच नोट हो ही ना और वो रिकॉर्ड कर ली जाए, वही होगी ना फेक सेल। तो मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए, डिस्पैच नोट्स में या टी अकाउंट में? सोच के बताएं, फेक सेल कहाँ मिलेगी, डिस्पैच नोट में या टी का? मैं दो प्रोसीजर आपको बता रहा हूं। प्रोसीजर नंबर 1, गुड डिस्पैच नोट को सेलेक्ट करके देखा टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। नंबर 2, टी अकाउंट में से सिलेक्शन करके देखिए गुड डिस्पैच नोट मौजूद है कि नहीं। एक हम जा रहे हैं गुड डिस्पैच नोट से सैंपल सेलेक्ट करके देख रहे हैं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, और दूसरा किस तरफ जा रहे हैं, टी काउंट से आइटम सेलेक्ट करके देख रहे हैं गुड डिस्पैच नोट। अगर मैं ये फेक सेल ढूंढना चाहता हूं, क्या ढूंढना चाहता हूं, सोच के बताइएगा। ये ऑडिट के जो सबसे ज्यादा ट्रिकी पॉइंट्स है उनमें से एक है पूरे ऑडिट के, कि अगर मेरा पर्पस है मैं देखना चाहता हूं कहीं सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, कहीं फेक सेल तो रिकॉर्ड नहीं की, तो फेक सेल को मैंने आइडेंटिफाई करना है। फेक सेल की डेफिनेशन क्या है, क्या होती है भला, कि जो जिसका गुड डिस्पैच नोट नहीं है, वो रिकॉर्ड हो गई है लेकिन उसका गुड डिस्पैच नोट नहीं। तो मुझे, मेरे लिए रेलिवेंट पॉपुलेशन कौन सी है, मेरे लिए रेलिवेंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या मैं टी काउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके उसे देखूं गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं, या गुड डिस्पैच नोट में से सैंपल सेलेक्ट करके देखूं टी काउंट में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, टी काउंट से, क्योंकि अगर ओवरस्टेटेड फेक सेल है ना, वो टी काउंट में पड़ी हुई है। अगर ढूंढनी मैंने है फेक सेल और मैं सैंपल देखता रहूं गुड डिस्पैच नोट का, क्या ये रेलिवेंट प्रोसीजर है? ये रेलिवेंट क्यों? क्योंकि मेरे प्रोसीजर और मेरी असर्शन, मेरे मकसद में लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये बात समझ आ रही है? ट्रिकी पॉइंट है, आसानी से समझ नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा। फिर से अगर फर्ज कीजिए आपका सीनियर आपको ये कहे कि सेल्स का एरिया को वेरीफाई करो, सेल्स का एरिया को वेरीफाई करो, और रिस्क है कि क्लाइंट ने सेल की ट्रांजैक्शन ओमिट कर दी होंगी कुछ, ताकि प्रॉफिट, सेल्स कम हो, प्रॉफिट कम हो, टैक्स फॉर एग्जांपल टैक्स कम देना पड़े। तो अब की बार आपका टारगेट क्या है, रिस्क क्या है? अब की बार, अब ये डिफरेंट केस है, अब की बार क्या कि आपने क्या ये देखना है कि कहीं फेक सेल रिकॉर्ड तो नहीं हुई, कि ये देखना है कहीं सेल ओमिट तो नहीं होगी। सोचना पड़ेगा, ये ट्रिकी। अब की बार रिस्क ओवर स्टेटमेंट का नहीं है, अंडर स्टेटमेंट का है। अंडर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये देखना है कि कहीं कोई सेल ओमिट तो नहीं हो गई। ओमिटेड सेल कौन सी होगी भला? जिसका गुड्स डिस्पैच नोट बना हुआ है वो रिकॉर्ड नहीं। अब ये वाली मिस स्टेटमेंट आपने देखे, ओवर स्टेटमेंट भी मिस स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट भी मिस स्टेटमेंट है, ये तो पक्की बात है ना। तो अब की बार अगर आपने ऐसी आइटम्स ढूंढनी है कि जो गुड डिस्पैच नोट बन गया हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो बताइए फोकस स्टार्टिंग पॉइंट ये कहां से करना है, कहां से मिलेगी आपको, सर्च कहां करेंगे? क्या रिकॉर्डेड अमाउंट्स में टी अकाउंट में सर्च करेंगे या कि गुड डिस्पैच नोट में? गुड डिस्पैच नोट में, क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है ना, ओमिटेड ट्रांजैक्शन है, वो आपको वहां मिलेगी डॉक्यूमेंट्स में। टी कार्ड में तो ऑलरेडी वो रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है, वे समझ रहे हैं? ये तो ऐसे ही है जैसे मैं यूं कहूं कि मैं आज ढूंढना है कि क्लास में कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो गैर हाजिर है, तो चलो क्लास में से ढूंढना शुरू कर दिया। क्या जो स्टूडेंट गैर हाजिर है वो मुझे क्लास में मिलेगा कि कैंटीन में मिलेगा? कैंटीन में मिलेगा। अगर मेरा मकसद है गैर हाजिर स्टूडेंट ढूंढना है तो मुझे किधर तलाशी करनी है? कैंटीन में। और अगर मेरा मकसद है ऐसा स्टूडेंट ढूंढना जिसने फीस ही नहीं जमा करवाई, क्लास में बैठा है,
अब मुझे कहाँ ढूंढना है, ये स्किल आप में डेवलप करवा रहा है वो इस कंसेप्ट के जरिए। क्या आपको पता हो आपके मकसद के लिहाज से जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपका फोकस है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बदल जाएगा। मकसद ओवर स्टेटमेंट है तो फोकस स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। मकसद अंडर स्टेटमेंट है तो फोकस स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। चेकिंग किसी और चीज की करते हैं, मैं समझ रहे हैं? ठीक है, ये चले, वो लाइट गई, उसे बचपन का एक लतीफा याद आ गया। अभी आपने फैसला करना है कि ये हमारे कंसेप्ट से रिलेट करता है कि नहीं करता। मुझे तो याद आ गया, कोई आदमी शाम, पुराने ज़माने की बात है, जब समझ लीजिए कि चले हैं ज़्यादा पुराने भी नहीं, 20-25 साल पुराने, एक आदमी रात के वक्त जो है, सॉरी, एक आदमी शाम के वक्त बाजार में कोई चीज़ ढूंढ रहा था सड़क पे। करीब दूसरा आदमी गुजरा, कहने लगा भाईजान क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगा मेरे 100 रुपये घर में गुम हो गए हैं, मैं वो ढूंढ रहा हूं। दूसरा आदमी अक्लमंद था, कहने लगा भाई बाजार में क्यों ढूंढ रहे हो, घर में क्यों नहीं ढूंढ रहे? कहने लगा घर में तो अंधेरा है, घर में तो अंधेरा है। हंस क्यों नहीं रहा? हंसा क्यों नहीं? हंसा क्यों नहीं? हंस। तो मुझे बताइए क्या ये प्रोसीजर रेलिवेंट है? नहीं भाई, वो सारी रात ढूंढता रहे उधर, क्या उसे वो 100 रुपया जो गुम हुआ है मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें अपने मकसद के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा। और ये बड़ी ही अक्लमंदी का काम है, बड़ी ही अक्लमंदी का काम है। ये आसानी से बात समझ में नहीं आती, कंसेप्ट समझ आ गया होगा आसानी से, लेकिन अब मैं डिफरेंट सिचुएशंस आपको दूंगा ना, तो आपके लिए जैसे चले टेस्ट करते हैं, आपको ये रेलिवेंस वाला कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? क्या टेस्ट करते हैं? रेलिवेंस वाला कंसेप्ट समझ आया? आपके सीनियर ने आपको बोला भैया परचेजेस को वेरीफाई करो, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, सोच के जवाब देना है। 2 क्वेश्चन ही पूछूंगा, एक पूछूंगा सिर्फ, इसी पे फैसला हो जाएगा कि ये रेलिवेंस वाला कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। आपने कहा सर परचेजेस को वेरीफाई कर लेता हूं, लेकिन जब हम किसी भी एरिया को वेरीफाई करते हैं ना, हमारे बहुत से पर्पसेस होते हैं, हमारे बहुत सी असर्शंस होती हैं। जैसे हमने ये भी चेक करना है कि कहीं ओवरस्टेटेड तो नहीं है, हमने ये भी चेक करना है कहीं अंडरस्टेटेड तो नहीं है। बताइए हमारा इस ऑडिट में फोकस किसके ऊपर है? चेक सारा कुछ करना है। आज बताइए आज मेरा काम क्या करूं, किस एरिया पे फोकस करूं? सीनियर कहने लगा भाई परचेजेस में ना वैसे तो हम चीजें सारी चेक करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे परचेजेस में रिस्क ओवर स्टेटमेंट का नहीं होता, अंडर स्टेटमेंट का होता है। अमूमी तौर पे मैनेजमेंट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए परचेजेस को इंक्रीज नहीं करेगी, कम करेगी, तो रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का। सवाल मेरा यह है कि अब आपका मकसद है कुछ ऐसी परचेज की ट्रांजैक्शन ढूंढना जो अकर तो हुई है, रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरे लफ्जों में जिनका गुड सीट नोट तो है, टी काउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सोच के बताएं, जल्दी नहीं है, सही बताना जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? गुड सीट नोट को सिलेक्ट करेंगे और क्या चेक करेंगे कि टी काउंट में। शाबाश शाबाश, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक, तसल्ली होगी, मुझे कंसेप्ट समझ आ गया। यही करेंगे, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन ओमिटेड है ना, अगर कोई ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड है, तो भैया वो टी काउंट में नहीं मिलेंगी आपको। वो कहां से मिलेंगी? वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मिलेगी। अब रेलिवेंट एविडेंस क्या हो गया? क्या रेलिवेंट एविडेंस कौन सा है हमारा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। पैसे घर में गुम हुए हैं, रेलिवेंट एविडेंस क्या है? घर में ढूंढने हैं। मोबाइल कॉलेज में गुम हुआ है, रेलिवेंट एविडेंस क्या है? कॉलेज में। घर जाके पता चले, बैग खोल के देखा मोबाइल नहीं है, घर में ढूंढना शुरू हो गए, भी कॉलेज तो दूर है। ऐसे प्रोसीजर आपका किसी फायदे का नहीं है। तो अहम सिर्फ ये नहीं है ज्यादा काम करना, सही डायरेक्शन में काम करना
ये भी अहम है। सफिशिएंसी का पॉइंट क्या बता रहा है? ज्यादा काम करना। रेलिवेंस वाला पॉइंट क्या बता रहा है? सही डायरेक्शन में काम करना। ठीक है जी भाई, रेलिवेंस समझ आ गया। रेलिवेंस में ना मैंने आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बताया पहले वाला, असल में इस कंसेप्ट की जान इसी में है, कंसेप्ट की जान इसी में। अब ये एग्जांपल करने की जरूरत नहीं, ये आप उसके बगैर ही समझ आ गए। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। छोटा सा टेबल हम तब बनाते हैं जब स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो। ये शायद किसी आगे चल के जब आप भूल जाएंगे ना, अब मैंने इस एग्जांपल को अपने पास संभाल के रखा, ये एग्जांपल भी कभी दूंगा आपको, लेकिन तब जब आप कुछ दिनों के बाद इसको भूल जाएंगे, इस कंसेप्ट को। आप कहेंगे सर ये ओवर स्टेटमेंट क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट क्या होता है, भूल गए। उस वक्त फिर मैं आपको दोबारा कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है, लेकिन मेन थीम समझ आ गया ना आपको? ओके। फिर से एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट भी। सफिशिएंसी का ताल्लुक किससे है? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का ताल्लुक किससे है? क्वालिटी से। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंस समझ आ गया क्या है? क्या आपका मकसद और आपका प्रोसीजर दोनों में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। अब रिलायबिलिटी सुना है, इन भाईजान को एक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क क्या है। दो ऑप्शन, एक इन्होंने इन भाईजान से पूछा, अपने दोस्त से साथ बैठा है, दूसरा मेरे से पूछा, दोनों ने जवाब दिया। क्या दोनों के आंसर की स्ट्रेंथ एक जैसी है? किस में स्ट्रेंथ ज्यादा है? उस्ताद से जो पूछे, जनरली यही रूल है, उस्ताद से जो पूछा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। हालांकि लाजमी नहीं है, बाज़ औक़ात के ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो जहानत में उस्ताद से भी 2 हाथ आगे हो, वो मेहनत भी उस्ताद से ज्यादा करता तो हो सकता है उसका नॉलेज उस्ताद से भी ज्यादा। भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे होने ना पाए। ठीक है, अगर बच्चा हमारा ज्यादा मेहनत करे तो हम भी ज्यादा मेहनत करें, लेकिन हो सकता है, प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन यहां पे हम जनरल रूल की बात करेंगे, जनरली ऐसा नहीं होता। तो मुझे बताइए, जो उस्ताद से क्वेरी पूछी वो ज्यादा रिलायबल है कि जो स्टूडेंट से क्वेरी पूछी वो ज्यादा रिलायबल है? हम इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना बच्चों को मना करते हैं कि एक दूसरे के सवालों के जवाब ना दे, उस्ताद खुद जवाब देगा। क्या करता है मना? एक दूसरे के सवालों के जवाब ना दे। वो बच्चे कहते हैं सर ठीक नहीं है, ये हमें एक दूसरे की मदद करने से रोक रहे हैं, हम तो सर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये मदद होती है? ये मदद नहीं है, कुआं खोद रहे होते हैं एक दूसरे के लिए। स्टूडेंट के कंसेप्ट ही है। तो बताइए ज्यादा रिलायबल क्यों मना किया जाता है? क्योंकि एक स्टूडेंट अगर दूसरे के सवाल का जवाब देगा उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, अगर चाहे अल्फाज वही हो, लेकिन अगर वो उस्ताद के मुंह से अदा होंगे ना तो उसकी रिलायबिलिटी। भाई एग्री करते हैं कि जो सोर्स ऑफ एविडेंस है उस रिलायबिलिटी उससे फर्क पड़ती है। तो बताइए हमें ज्यादा रिलायबल एविडेंस हासिल करना चाहिए कि कम रिलायबल? ज्यादा रिलायबल। जिस तरह आपको चाहिए रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन ले, उसके ऊपर रिलाय करें। ठीक है, उस्ताद ने जो चीज बताई वो ज्यादा रिलायबल है कि जो सोशल मीडिया पे घूम फिर रही होती है वो ज्यादा रिलायबल है? बताइए, उस्ताद के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। इंफॉर्मेशन उस्ताद के पास भी होती है, वो जो इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन उस्ताद उसको थोड़ा कॉरोबरेट कर रहा होता है। वो क्या चाहता है? मैं कॉरोबरेट करके फिर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ शेयर करूं। तो क्या एग्री करते हैं कि एविडेंस हमारा रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी? रिलायबल का ताल्लुक किससे होता है? किस सोर्स से आपको एविडेंस मिल रहा है, एविडेंस की नेचर क्या है। इवन अगर दो कुछ एविडेंस उस्ताद से मिल रहे हैं, बात का पता क्या होता है, मैं आपको टीचिंग के बात बताता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है, कभी कभार जैसे रमजान होना, आपको पता है इसमें अमूमी तौर पे थोड़ी सी नींद ज्यादा आ रही होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा सा जो एफिशिएंसी का लेवल है ना वो बाज़ डाउन होता है। तो कभी कभी बोलते बोलते मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है जो गलत होता है। ऐसे होता है ना, गलती हो जाए ना उस्ताद, बोलना कुछ और होता है,
मुंह से कुछ और निकल जाता है समटाइम, फिर फौरन हम करेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है ना, इंसान है, हो सकता है। लेकिन जो चीज हम लिख के आपको देते हैं ना, उसमें अगर हमें एहसास हो भी जाए, उसको चेंज करके फिर आप तक देते हैं। बताइए दोनों में से बोला हुआ उस्ताद का बोला वो भी रिलायबल है, लिखा हुआ वो भी, सोच तो सेम है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें कौन सा ज्यादा रिलायबल, वर्बल एविडेंस मोर रिलायबल या रिटन एविडेंस? रिटन एविडेंस। अब आपको यही सिखाना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है कि कब एविडेंस रिलायबल, एविडेंस का रिलायबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब क्या सिखा रहा है, कब एविडेंस रिलायबल होगा। और ये जो रिलायबिलिटी के पॉइंट है ये सबसे आसान और आई कैप के सबसे फेवरेट है आज के लेक्चर में से। आज के लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट पढ़े सबसे आसान 5 मिनट में निपट जाता है। रिलायबल एविडेंस कब होता है, रेलिवेंस कब होता है ये बता दिया ना। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब रेलिवेंस भी हो रिलायबल भी हो। रेलिवेंस का ताल्लुक क्या है, मकसद और प्रोसीजर लॉजिकल कनेक्शन हो। रिलायबल का मतलब क्या है कि जिस सोर्स से, जिस नेचर में, जिन सर्कमस्टेंसेस में एविडेंस मिल रहा है वो ट्रस्ट वर्दी हो। जो सोर्स है वो आपका, जो नेचर ऑफ एविडेंस है ट्रस्ट वर्दी हो। आपने मुझे बताना है कौन सा ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। मैं आपको 2-2 पेयर बना के पूछूंगा। नंबर 1, एक एविडेंस आपके पास ओरिजिनल है, एक फोटोकॉपी है, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है? एक बंदे ने आपने कहा शनाख्ती कार्ड दिखाओ, एक ने ओरिजिनल दिखाया, एक ने फोटोकॉपी दिखाई, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल? ओरिजिनल। इसलिए बड़ी बड़ी जो ट्रांजैक्शंस होती है ना सेंसिटिव, उसमें आपसे फोटोकॉपी नहीं मांगते, उसमें क्या मांगते हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड। लेकिन जो लेस छोटी होती है, जैसे एडमिशन फॉर्म जमा करवाना है, उसमें नॉर्मली तौर पे क्या कहते हैं, साथ में फोटोकॉपी लगा के भिजवाते हैं। तो ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, एग्री करते हैं? अगर आके ऑडिट में कहीं पे ओरिजिनल एविडेंस मौजूद है लेकिन क्लाइंट आपको फोटोकॉपी दे रहा है, आप क्या कहेंगे? ओरिजिनल एविडेंस लाओ। क्यों? क्लाइंट पूछेगा क्यों, आपने क्या बताना है? ये रिलायबल, ये लेस रिलायबल है। ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, एग्री करते हैं? ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। ओके। दूसरा, evidence obtained directly by auditor is more reliable than evidence obtained indirectly। ठीक है। क्लाइंट से पूछा भैया स्टॉक काउंट करते हो तो कैसे करते हो? क्लाइंट कहता सर ठीक से करते हैं। क्या कहता है? ठीक से करते हैं। ये इंक्वायरी, ये एविडेंस हमें डायरेक्ट लिया के थ्रू मैनेजमेंट आया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। जो थ्रू मैनेजमेंट है इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एविडेंस। दूसरा तरीका क्या है, जब स्टॉक काउंट हो रहा था हम खुद पहुंच गए, हमने अपनी आंखों से देखा ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये कौन सा एविडेंस है? डायरेक्ट। बताइए कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट एविडेंस। ये असूल से एग्री करते हैं? डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन, यानी जो आपने ऑब्जर्व किया ये डायरेक्ट एविडेंस है, जो इंक्वायर किया था वो क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। क्यों? क्योंकि अमूमी तौर पे जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है ना, ये इसको गड़बड़ कर सकती है ये, लेकिन जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं उनको गड़बड़ करने का कोई फायदा नुकसान नहीं है। वो क्यों झूठ बोलेंगे? मैनेजमेंट हमसे झूठ बोल सकती है कि नहीं बोल सकती? बोल सकती। अमूमी तौर पे थर्ड पार्टीज हमसे झूठ बोलेंगी कि नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसीलिए असूल क्या बना हुआ है कि एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन। जैसे फर्ज कीजिए 10 मिलियन की एक हैवी सेल क्लाइंट ने रिकॉर्ड की मिस्टर ए को, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट 10 मिलियन एंट्री रिकॉर्ड। हमने कहा सबूत दिखाओ, मैनेजमेंट ने कहा सर ये सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस किसने बनाई है भला? मैनेजमेंट ने खुद दी। एक एविडेंस ये इंटरनल एविडेंस है। इंटरनल एविडेंस क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर बना है। हमने कहा अच्छा, हमने लेटर लिख के मिस्टर ए से कहा कंफर्म करो क्या वाकई ये ट्रांजैक्शन आपने की है कि नहीं। उसने कहा हाँ की है। अब ये जो मिस्टर ए का जवाब आया ये कौन सा एविडेंस है? एक्सटर्नल। अब आपके पास कभी इंटरनल एविडेंस होगा, कभी एक्सटर्नल होगा, दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है? एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस।
एग्री करते हैं भाई, कन्विंस्ड हैं? असूल क्या बन रहे हैं? ओरिजिनल एविडेंस मोर लायबल देन फोटोकॉपी, डायरेक्ट एविडेंस मोर लायबल देन इनडायरेक्ट एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस मोर लायबल देन इंटरनल। और अगली बात आप पहले बता चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी रिटन एविडेंस इज मोर लायबल देन ओरल एविडेंस, रिटन एविडेंस इज मोर लायबल देन, ये तो आपने खुद बता दिया था सर। आप जो लिखा, अगर कभी वैसे तो जो आप बोलेंगे उसमें और जो आपने लिखा होगा उसमें कोई फर्क होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी फर्ज कीजिए फर्क है तो, अगर फर्ज कीजिए होगा नहीं इंशाल्लाह कभी, लेकिन फर्ज कीजिए इंसान है, कभी ऐसे ज़हन में कुछ और होता है, मुंह से कुछ और अल्फाज अदा हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, अनइंटेंशनली भी हो जाता है, बाज़ औक़ात थके होते हैं इस वजह से हो जाता है। तो अगर कभी फर्क आया तो आपके लिए कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा? जो रिटन वाला होगा। वैसे तो इसमें आपने हमसे पूछ लेना है, सर आपने बोला ये था, लिखा ये है, बताएं करना क्या है, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर हम अप्रोच नहीं कर सकते, आखिरी दिन है, कल सुबह पेपर है, अब क्या करें, नहीं पूछ सकते पूरी तौर पे, तो कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा? रिटन एविडेंस। डन जी। हाँ, इंटरनल एविडेंस अमूमी तौर पे लेस रिलायबल होता है एक्सटर्नल से, ये आपने यहां पे सीख लिया फोर्थ रूल में। इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है, कभी कभी इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो जाता है मॉडरेट हद तक, थोड़ा बहुत। कब? जब उसके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो। जैसे उनके ऊपर इंटरनल कंट्रोल कब स्ट्रांग होते हैं? जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर वगैरह हो, अप्रूवल्स हो, जब डॉक्यूमेंट्स की नंबरिंग लगी हो, प्री नंबरिंग हो, तो उस सूरत में वो ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, एक बुक आपने खरीदी उसके ऊपर पेज नंबरिंग थी, एक बुक खरीदी उसमें पेज नंबरिंग नहीं थी। अगर रिस्क ये है आपका कि किताब में से कुछ पेजेस मिसिंग है, तो कौन सी किताब में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से? जिसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग तो इंटरनल ही लगती है ना, जहां पे वो बुक बन रही है, एविडेंस बन रहा है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो इंटरनल एविडेंस भी किसी हद तक रिलायबल हो सकता है। ये 5 रूल है रिलायबिलिटी। कुछ समझ आए? फिर से क्या रूल है बताइए जरा। क्या? ओरिजिनल एविडेंस मोर लायबल देन फोटोकॉपी, बताए। डायरेक्ट एविडेंस इज मोर लायबल देन इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल एविडेंस मोर लायबल देन इंटरनल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर लायबल देन, और internal evidence may also be reliable slightly if internal controls are strong। मार्क्स ज्यादा हो तो साथ साथ एग्जांपल भी हमने कोशिश की आपको एक एक देते रहे सपोर्ट करने के लिए, वो भी पढ़ ले, बल्कि अच्छा पढ़ ले, कंसेप्ट ही समझ आ जाएगा। क्लियर जी? ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? एविडेंस का सफिशिएंट होना भी जरूरी है और एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। क्विकली रिकैप करें, हमने सफिशिएंसी में क्या सीखा कि सफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस ए मेजर ऑफ क्वालिटी। सफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? रिस्क पे, मटेरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी पे, क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे, और ऑर्डर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। अब पता चल गया कब क्या इंक्रीज होगी, तो मोर एविडेंस या लेस एविडेंस लेना कब। एप्रोप्रिएटनेस किस पे डिपेंड करती है? रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी पे। रेलेवेंस का मतलब क्या है? मकसद और प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, बस ये पॉइंट समझाया, बाकी के 3 नहीं समझाए, वो नहीं पढ़ने आपने। वो जब ईद के बाद बाकी की भी क्लास आएगी ना, तो उसके साथ भी डिस्कस कर लेंगे, आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? वो नहीं पढ़ाया, वो लेकिन कम अहम है, वो अहम भी नहीं है, अहम भी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट। अभी मैं चाह रहा हूं मेन कंसेप्ट के ऊपर आपकी ग्रिप हो। और फिर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? एविडेंस कब रिलायबल होता है? जब उसका कि वो किस सोर्स से मिला है। हमें डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलते हैं, हर सोर्स का एविडेंस इक्वली रिलायबल नहीं होता। कुछ सोर्सेज ज्यादा रिलायबल है, कुछ कम रिलायबल है। ठीक है? तो रिलायबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? 5 असूल। कौन कौन से? एक्सटर्नल मोर रिलायबल देन इंटरनल, डॉक्यूमेंट्री मोर रिलायबल देन ओरल, डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल, इनडायरेक्ट
कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। क्लियर हो गई ये बात? मुझे बताइए एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट समझ आ गया? सफिशिएंसी के पॉइंट समझ आ गए? एप्रोप्रिएटनेस में रेलिवेंस रिलायबिलिटी अलग अलग समझ आ गया? रेलिवेंस को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ओवरस्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग को समझ आ गया? बाकी के 3 पॉइंट पेंडिंग है, वो बाद में समझाना है। और खास तौर पे सबसे अहम आज के लेक्चर में चीज क्या है? रिलायबिलिटी, सबसे अहम। और सबसे आपने देखा होगा आसान भी यही है और सबसे अहम भी है, केस स्टडी में यही यूज होती है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी ये परफेक्ट होनी चाहिए। रेलिवेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहोगे वो खैर है, वो चल जाएगा, रिलायबिलिटी में नहीं होना चाहिए। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।